हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। देखिएगा, अपनी 11th क्लास के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमने विमाओं के बारे में अच्छे तरीके से जाना और देखो जितनी भी विमाएं हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आए वो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद स्कूल्स जब अपनी अभी ओपन होंगी अभी 8-10 दिनों के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ तो हम टोटल फिर से स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्लीट। लेकिन अभी यह है कि आप घर पर खाली ना बैठें, इस वजह से धीरे धीरे अपना रूटीन बनाए रखें कि जैसे हम स्कूल्स के अंदर आएँ तो हमें बस ऐसा लगे कि हमारी स्कूल्स कंटिन्यू हैं, ठीक है ना, सुचारू रूप से चल रही है। देखिएगा, हम विमाओं के उपयोगों के बारे में जानेंगे कि विमाओं के उपयोग क्या हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपना पहला पॉइंट है भाई, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मैंने आपको 3 पद्धतियां बताई थी, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। M या मतलब देखो द्रव्यमान, दूरी और समय। ध्यान से देख लो एक बार और, द्रव्यमान, दूरी और समय, तीनों को हम MKS पद्धति में किस प्रकार मापते हैं। देखो, द्रव्यमान को MKS पद्धति में हम किससे मापते हैं, बोलिएगा भाई, किलोग्राम से। किससे? किलोग्राम से, ठीक है। हाँ, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। CGS पद्धति में द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, ग्राम में, ओके। हाँ, और दूरी को किस में मापते हैं भाई, सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। और समय को तो वही सेकंड में। FPS, देखो द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम FPS में, पाउंड में। किस में भाई? पाउंड में। दूरी को किस में मापते हैं हम, फुट में। F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड और S वही सेकंड में, ठीक है भाई। हाँ, MKS, CGS और FPS। तो देखो, MKS जो पद्धति है इसको हम SI पद्धति में, SI पद्धति जो है आपकी अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें हम पूरे यही मात्रक लेते हैं, ठीक है ना, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ठीक है भाई। तो यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो भी हमारा आंकिक मान है उसको हम MKS में, CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS से MKS में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कोई सी भी पद्धति हो, हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में उसके आंकिक मान की विमाओं या मात्रकों को आराम से बदल सकते हैं, ठीक है ना। आंकिक मान क्या होंगे उसके, ठीक है ना, दूसरी पद्धति में। एक पद्धति के अंतर्गत उसका आंकिक मान आपको दिया रखेगा, आपको दूसरी पद्धति में बोलेगा कि उस पद्धति में इसका एक्चुअल मान, वास्तविक मान क्या प्राप्त होता है, ठीक है भाई। हाँ, तो देखिएगा अभी आप, अब हम बात करते हैं। तो देखिए, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है।
एक नियतांक के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये बोलता है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका आंकिक मान और उसका मात्रक का गुणनफल एक नियतांक प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसे हम बोल सकते हैं माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि का आंकिक मान क्या है भाई? हमने बोल दिया कोई भौतिक राशि है उसका आंकिक मान स्मॉल n है। क्या है? n है। तथा इसके संगत जो मात्रक है, तथा इसके संगत मात्रक का मान दे दिया स्मॉल u है। तो हम क्या बोल सकते हैं? मैंने क्या कहा? किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। अर्थात कोई भी भौतिक राशि हमें दे दी है, उसका आंकिक मान हमें दे दिया स्मॉल n। ठीक भाई? हाँ, इसके संगत मात्रक क्या है? स्मॉल u मान लिया है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट, एक नियतांक के बराबर होता है। और नियतांक में क्या बोल देता हूं? q है। क्या है भाई? q है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? स्मॉल n, u को हम नीचे भेज दें, q अपॉन u। तो q क्या है बेटा? यहां पर एक नियतांक है और नियतांक यह है, तो इसको मैं एक दूसरे रूप में और लिख सकता हूं। स्मॉल n व्युत्क्रमानुपाती होगा u के। ठीक है? हाँ, अगर हम व्युत्क्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? कोई नियतांक जिसे मैं क्या बोल दूंगा? कैपिटल Q। ठीक है? यानी स्मॉल n आंकिक मान और u क्या है? मात्रक। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर आंकिक मान बड़ा होगा, यानी जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका मात्रक उतना ही छोटा होता है। क्या होता है? उतना ही छोटा होता है। ठीक है? अगर मात्रक बड़ा होता है तो आंकिक मान उसका उतना ही छोटा होता है। ठीक है? हाँ, तो आपको याद रखना है कि कोई भी भौतिक राशि और उसके किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके संगत उसका मात्रक दोनों का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। क्या है ये? आपका कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, एक नियतांक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट इसके बाद अभी हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और साथ के साथ लिखते भी रहा करो बेटा। ठीक है? हाँ। तो क्या बोला था मैंने? हाँ, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में उसके आंकिक मानों को बदलना। तो ये हमें पता चला फॉर्मूला, NU = Q। आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल एक नियतांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक नियतांक प्राप्त होता है। तो हम क्या कह देंगे? माना, ध्यान से देखिएगा, माना ये मैं बेटा पूरा ही क्लियर कर देता हूं, है ना? माना किसी भौतिक राशि, माना किसी भौतिक राशि, माना किसी भौतिक राशि
के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान एक पद्धति में क्या है भाई, एक पद्धति में n1 है। क्या है, एक पद्धति में n1 है। इसके संगत मात्रक क्या है, u1 है। ये तो एक पद्धति की बात की है कि एक पद्धति में बेटा उसका आंकिक मान क्या है, n1 है और संगत मात्रक u1 है। इसी प्रकार दूसरी पद्धति में आंकिक मान, बोलो, उसी भौतिक राशि का आंकिक मान जो होगा वो क्या मान लिया मैंने, n2, तथा मात्रक क्या मान लिया इसमें, u2 है। तो आप देखो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रथम पद्धति में आंकिक मान कितना था, n1, इसके संगत मात्रक u1 का गुणनफल एक नियतांक होता है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर दे दो 1, ये पता है। देखो अब बात करेंगे दूसरी पद्धति में आंकिक मान बेटा n2 और इसके संगत मात्रक u2, इनका भी गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों नियतांक है, समान है, तो दोनों को देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, Q बराबर n1 u1 बराबर n2 u2, समीकरण नंबर 3। ये इक्वेशन आप याद रखो। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या बोलूंगा, नेक्स्ट बोलूंगा अतः एक पद्धति में द्रव्यमान कौमा दूरी कौमा समय की माप क्या मान ली मैंने, बोलो m1 कौमा l1 कौमा t1। ठीक है, एक पद्धति में समय दूरी द्रव्यमान m1 से, दूरी को l1 से और समय को t1 मान लिया है, यानी इनकी माप ये मान ली मैंने। ठीक है, दूसरी पद्धति में द्रव्यमान दूरी समय, इनकी माप जो है वो कितनी है, द्रव्यमान की m2 है, l2 देखो दूसरी पद्धति में इनकी माप, दूसरी पद्धति में माप क्या है, m2 l2 t2 है। ठीक है भाई, हाँ। तथा अब देखो अतः भौतिक राशि की विमा, भौतिक राशि की विमा कितनी है भाई, विमा यानी लंबाई दूरी, द्रव्यमान दूरी, इनकी विमा जो है ना वो मान ली मैंने a, b, c है। क्या है भाई, a, b, c है। a जो है विमा वो किसकी विमा है भाई, द्रव्यमान की विमा है। b जो है वो दूरी की विमा है। c किसकी विमा है, समय की विमा है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। तो देखो ये पता चला ना हमें भाई बेटा, हाँ। तो विमा है तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा, अतः प्रथम पद्धति में
प्रथम पद्धति में मात्रक, प्रथम पद्धति में मात्रक U1, भाई U1 ही तो है मात्रक, N1 उसका क्या है, आंकिक मान है, तो U1 मात्रक क्या हो जाएगा, हाँ प्रथम पद्धति में बोलो M1 L1, M1 L1 और T1 है, ठीक है। हाँ और देखो इनकी विमा मैंने क्या बोली है, A B C, द्रव्यमान की विमा A, तो विमा हमेशा घात के रूप में लिखी जाती है, दूरी B, समय T, तो समय की C, ठीक है। हाँ ये पता होना चाहिए। ये क्या आ गई आपकी M1A L1B T1C। तो दूसरी पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो दूसरी पद्धति में मात्रक, दूसरी पद्धति में माप पता है हमें क्या है, M2 L2 और T2, और विमा तो अपनी क्या है भाई, ABC है, ठीक है भाई। हाँ अब देखिएगा आप, तो देखो इसे समीकरण 4 दे दो बेटा, इसे समीकरण 5 दे दो। समीकरण 4 और 5 के मान कहां पुट कर दो आप, समीकरण 3 में पुट कर दो। तो देखो समीकरण 4 व 5 के मान, 4 व 5 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो ना बेटा, समीकरण 3 में रखो, तो देखो N1 U1 का वैल्यू कितना है, ये रहा, U1 का वैल्यू पता है ना, M1A L1B T1C बराबर N2, U2 की वैल्यू पता है, पुट कर दो, क्या है भाई बोलो, M2A L2B T2C, ठीक है भाई। हाँ तो देखो N2 की वैल्यू निकालनी है बेटा, हाँ क्योंकि N1 क्या है, प्रथम पद्धति का आंकिक मान है, M1 प्रथम पद्धति में द्रव्यमान की माप है, L1 प्रथम पद्धति में लंबाई की माप है, T1 प्रथम पद्धति में समय की माप है, ठीक है। N2 क्या है, द्वितीय पद्धति में आंकिक मान है, M2 द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान की माप है, L2 द्वितीय पद्धति में दूरी की माप है, T2 द्वितीय पद्धति में समय की माप है, ठीक है। हाँ तो अब देखो अगर हमें प्रथम पद्धति में मान दे रखे हैं तो द्वितीय पद्धति में आंकिक मान निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकेंगे। देखो द्वितीय पद्धति में हमने बोल दिया कि कोई भौतिक राशि है जिसका आंकिक मान प्रथम पद्धति में आपको दे रखा है, ऐसे बोलेगा, और द्वितीय पद्धति में आपको आंकिक मान निकालना है, मतलब N2 निकालना है, ठीक है। हाँ जैसे क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका CGS पद्धति में मान बताओ, ठीक है। हाँ यही बताना है और करना क्या है, तो देखो एक बार ये वैल्यू निकाल लेंगे। देखो द्वितीय पद्धति में N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 की वैल्यू कैसे करें, ये वाली वैल्यू इसके नीचे भेज दो भाई, N2 की वैल्यू ये अपॉन में यानी भाग में भेज दो, तो N1 M1A L1B T1C बटे, बोलो इसको हम कहाँ ले आए, इसके नीचे, M2A L2B T2C, ठीक है भाई। हाँ ये पावर में है बेटा अपने, हाँ तो देखो N2 का मान क्या आया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं देखना, N1
ए जो इनकी पावर है ये क्या है आपकी, समान है, ठीक है ना, और m1 अपॉन m2, तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं, m1 अपॉन m2 की पावर a गुना L1 अपॉन L2 की पावर b, L1 बटे L2 की पावर b गुना T1 अपॉन T2 की पावर c। ये वैल्यू है भाई जी। हाँ, तो आप देखिएगा हमें पता चला एक पद्धति में आंकिक मान दे रखा है, द्वितीय पद्धति में निकालना है, मतलब n2 का मान निकालना है। तो n2 का वैल्यू निकाल सकोगे, ये फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, n2 बराबर n1 गुना m1 बटे m2 की पावर a गुना L1 बटे L2 की पावर b गुना T1 बटे T2 की पावर c। ठीक है भाई। हाँ, अब मजा आएगा इस पे काफी सारे क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अब हम, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, सीजीएस पद्धति में दे रखा है तो एमकेएस में निकाल लेंगे, एमकेएस में दे रखा है सीजीएस में निकाल लेंगे, किसी भी पद्धति में निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।